वेलकम बैक टू आवर चैनल फिटेक ग्रो। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में बताने जा रहे बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट कैश रूल 2026। और वीडियो अच्छा लगे तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम। और हमारा यूट्यूब चैनल है फिनटेक्स ग्रुप के नाम से, जो कि ऊपर में लोगो आपको शो कर रहा है। तो बताने जा रहे हैं 2026 के लिए। और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो सही से आपको समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप धैर्यपूर्वक आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अगर आप बैंक होल्डर हैं, बैंक अकाउंट आपका खाता बैंक में है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीएसटी टैक्स पेयर हैं, अगर आप आईटीआर फाइलर हैं, यानी कि आईटीआर फाइलिंग करवाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो देखने के। तो चलिए देर न करते हुए हम बता रहे हैं आपको 2026 में बैंकिंग और नकद लेन देन यानी कि कैश ट्रांजैक्शन के नियमों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान इनकम टैक्स और आरबीआई यानी कि इनकम टैक्स एंड आरबीआई लागू है, यानी कि इनकम टैक्स एंड आरबीआई लिमिट लागू है। अब क्या लिमिट लागू है? बैंक कुछ उच्च मूल्य वाले लेन देन की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़्यादा पैसा उसको विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो उसके ऊपर तो इनकम टैक्स नगद लेन देन सीमा बताने जा रहे हैं। ये सीमाएँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत निर्धारित की गई है और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है। अब बताने जा रहे हैं 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से एक लेन देन के लिए 2 लाख रुपया उससे अधिक नकद में प्राप्त भुगतान नहीं कर सकते हैं। और 20,000 की सीमा बताने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से आप लोन लेते हैं, यानी कि ऋण जमा को कैश में स्वीकार करने की सीमा 20,000 है और इससे अधिक का लेन देन बैंक चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए, यानी कि बैंक से किया जाना चाहिए। बैंक चैनल ये हुआ, आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 20,000 के अलावा। अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से संबंधित कोई भी लेन देन भी इस सीमा के अधीन होता है, उनकी अधीन है। व्यावसायिक व्यय यानी कि व्यापारिक खर्चा, बिजनेस खर्चा, एक्सपेंसेस। तो व्यवसाय में एक व्यक्ति के एक दिन में 10,000 से अधिक का नगद यानी कि कैश भुगतान एक्सपेंस के रूप में नहीं दिखाना जाना चाहिए। जैसे माल ढुलाई के लिए यह सीमा 35,000 है। अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं, यानी कि दान देते हैं, तो राजनीतिक दलों या धर्मार्थ स्थानों पर 2,000 से अधिक कैश दान कर कटौती के लिए योग्य नहीं है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट वो नहीं होता है। बैंक और वित्तीय संस्था कुछ लेन देन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, जिन्हें SFT बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो बचत खाता है। एक वित्तीय वर्ष में यानी कि फिनेंशियल ईयर में कुल कैश ट्रांजैक्शन यानी कि कैश डिपॉजिट यानी कि विथड्रॉ डिपॉजिट और मतलब जमा करना और निकालना 10 लाख से अधिक होने पर बैंक इसकी रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स ऑफिस। यानी कि करंट अकाउंट में चालू खाते के लिए यह सीमा एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख है।
और 50 लाख से अधिक करते हैं तो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं। टीडीएस ऑन विथड्रॉ, यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपने सभी खातों से कुछ यानी कि सभी खातों से टोटल 20 लाख रुपया से अधिक नकद यानी कि कैश निकालते हैं तो टीडीएस लागू हो सकता है। विशेष रूप से यदि पिछले 3 वर्ष में आईटीआर फाइलिंग नहीं किया गया हो, यानी कि पिछले 3 वर्ष में आप आईटीआर फाइलिंग नहीं करेंगे तो आपको तो टीडीएस कट होगा। तो एफडी और अन्य निवेश, यानी कि एफडी और इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट और अन्य उच्च मूल्य वाले निवेश इन्वेस्टमेंट भी रिपोर्टिंग की जाती है। इन सभी सीमाओं पर उद्देश्य डिपॉजिट लेन देन को बढ़ावा देना और काले धन के प्रवाह को रोकना है। इस सीमा का पालन करने से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के, जैसे कि incometaxindia.com है, उस पर आप जाकर के जानकारी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं। व्हाई बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैटर मोर देन एवर इन टूडेज डिजिटल इंडिया, ऑलमोस्ट every financial activity, whether personal or business level, a banking footprinting for UPI payment and cash deposit to fixed deposit and GST linked receipt. Bank are no longer just service providers, they are reporting entities. More taxpayers believe that only large or sufficient transaction attract more taxpayer believe the more taxpayer believe that only large or sufficient transaction attract the attention of the income tax department. Reality is different. Even routine transaction of not understood or reported currently can trigger SFT reporting. Reflect in AIS 426 AS. Lead to income tax notice. Case bank account freeze, create GST registration or compliance issue. The objective of the article video is not to create fear but to create clarity. Here we will systematically explain banking transaction limit applicable in 2026. High risk transaction that involve security, cash, UPI, FD and withdrawal rule, GST and income tax linked with bank account. Practically compliant tips to stay notice free. If you understand and follow the last session carefully, you can legally and confidently manage your finance without unnecessary to stray. अब हम बताने जा रहे हैं बैंकिंग लेन देन आज पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बैंकिंग लेन देन यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन आधुनिक अर्थव्यवस्था खासकर 2026 और उसके बाद संदर्भ के कई कारणों से पहले कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समायोजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहली और मजबूत आर्थिक विकास की संभावनाओं के भारत में इन लेन देन
की भूमिका को केंद्रित बना दिया है। बैंक लेनदेन के महत्वपूर्ण क्यों है? आर्थिक विकास का इंजन, यानी इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बैंकिंग अर्थव्यवस्था के धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। वे जनता की बचत यानी कि डिपॉजिट को जुटाते हैं और व्यवसाय और व्यक्तियों को क्रेडिट यानी कि ऋण या लोन प्रदान करते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण। डिजिटल बैंकिंग के उन लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित है कि जो पारंपरिक रूप से बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में। इससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और गरीब कम होती है। पारदर्शिता और सुरक्षा। औपचारिक बैंकिंग चैनल नकद आधारित लेनदेन की तुलना में अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे कि यूपीआई धोखाधड़ी की रोकथाम और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी कि और मजबूत इनक्रिप्शन का उपयोग कर रही है। अब बताने जा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं को प्रभाव वितरण। इफेक्ट डिलीवर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। सरकारें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के लिए डिजिटल बैंक का लाभ उठा रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी और वित्तीय सहायता बिना किसी लीकेज या भ्रष्टाचार के सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। डेटा संचालित नवाचार। बैंक लेनदेन से उत्पन्न बड़े डेटा का उपयोग बैंक द्वारा ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने के लिए किया जाता है। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके बैंक और हाइपर पर्सनलाइज सेवाएं ऋण प्रस्ताव और वित्तीय सलाह दे सकते हैं, जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। भारत का फिनटेक उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यूपीआई जैसी पहला ने भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बना दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है और सीमा पर लेनदेन को आसान बनाया जा रहा है। अब हम कुछ इसके अगेंस्ट में ब्रीफ में हम बताने जा रहे हैं कि 2026 में बैंकिंग लेनदेन केवल पैसे के हस्तांतरण का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षित, कुशल और समावेशी वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ है, जो नवाचार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। अब बताने जान रहे हैं कि डिजिटल इंडिया टैक्सपेयर यानी कि डिजिटल इंडिया में करदाताओं के लिए बैंकिंग लेनदेन की सीमा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन पर रखी जाने वाली निगरानी के बारे में है। बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले प्रमुख लेनदेन और उन्हें जुड़ी नियमों को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंक, डाकघर एक्सेट्रा के लिए कुछ लेनदेन की रिपोर्टिंग अनिवार्य की है, जिन्हें निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT इसको कहा जाता है शॉर्ट में। ये सीमा है कि
लेन देन आप टाइप बताएंगे, इसके बाद रिपोर्टिंग, इसके बाद संस्था। कौन सा संस्था ऐसा है जो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। पहले तो बताएंगे सेविंग अकाउंट, कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख, सेविंग अकाउंट 10 लाख से अधिक है, यानी कि एक फिनेंशियल वर्ष में कुल। अब रिपोर्टिंग कौन करते हैं, बैंक या सहकारी या डाकघर। अब बताएंगे करंट अकाउंट 50 लाख से अधिक है एक फिनेंशियल ईयर में, रिपोर्टिंग कौन करते हैं, बैंक या सहकारी बैंक। सावधिक जमा एवरेज निवेश 10 लाख से अधिक एक वित्तीय वर्ष में, इसको रिपोर्टिंग कौन करता है, बैंक या सहकारी NBFC या निधि कंपनी। अब क्रेडिट कार्ड बिल नकद 1 लाख या अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में, रिपोर्टिंग कौन करता है, बैंक। क्रेडिट कार्ड बिल गैर नकद भुगतान 10 लाख से अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में, बैंक की रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स ऑफिस। अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री 30 लाख या 30 लाख से अधिक लेन देन, यानी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर इसको रिपोर्टिंग कौन करता है, रजिस्टर या उप रजिस्टर। शेयर म्यूचुअल फंड डिवेंचर में निवेश 10 लाख या 10 लाख से अधिक एक फाइनेंशियल वर्ष में, इसको रिपोर्टिंग कौन करता है, संबंधित जारीकर्ता कंपनी म्यूचुअल फंड। निवेश मुद्रा और खर्चा फॉरेक्स, यानी कि 10 लाख या 10 लाख से अधिक एक फाइनेंशियल वर्ष में, इसको रिपोर्टिंग कौन करता है, अधिकृत डीलर्स। अब उच्च रिस्क वाले लेन देन जो जांच के दौरे में आते हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑफिस कभी रेड करते हैं, जांच करते हैं, तो इसके दौरे में जो आते हैं, सिर्फ बड़ी रकम ही नहीं बल्कि कुछ खास तरह से ऐसे लेन देन भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इनकम से असंगत लेन देन, यानी कि असंगत इनकम लेन देन, यदि कि आपके बैंक खाते में ऐसी बड़ी रकम जमा होती है जो आपके घोषित यानी कि इनकम में नहीं है, डिक्लेयर इनकम में नहीं है। लेन देन को टुकड़ों में बांटना। अब ट्रांजैक्शन स्लिपिंग, यानी कि 10 लाख का लिमिट है, आप सोचते हैं कि 10 लाख का लिमिट है तो हम फिनेंशियल ईयर में 1 लाख 2 लाख करके बार बार करके हम जमा करेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिस यानी कि रिपोर्टिंग नहीं जा सकता, यानी कि हमको बैंक नहीं पकड़ सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है, कुल जमा राशि को जोड़ता है, एग्रीगेट करता है, कुल फाइनेंशियल ईयर में आप कितना जमा किया है इसके हिसाब से रिपोर्टिंग करता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना। आप किसी दूसरे व्यक्ति को खाते का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने दोस्त और परिवार सदस्य के खातों का उपयोग करते हैं, करके पैसे को लेन देन करते हैं, ये बेनामी लेन देन माना जाता है। यानी और ITR फाइलिंग न करने पर उच्च निकासी। अगर ITR नहीं फाइलिंग करते हैं, ITR फाइलिंग नहीं करते हैं, यदि आपने पिछले 3 वर्ष में ITR नहीं फाइलिंग करते हैं तो 20 लाख रुपया आप अपने अकाउंट से निकालते हैं तो उस पर 2% TDS कटता है, और 1 करोड़ से अधिक पर 5% TDS कटता है। अब एक दिन में 2 लाख रुपया से अधिक नगद प्राप्त करना। अब किसी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी एक व्यक्ति से एक दिन में एक लेन देन पर एक ही आयोजन के लिए 2 लाख रुपये से अधिक नगद में प्राप्त करना इनकम टैक्स अधिनियम सेक्शन 269 ST के तहत प्रतिबंधित है, और इस पर 100% आपको जुर्माना लग सकता है। अब हम बताएंगे GST और इनकम टैक्स के बीच क्या संबंध है, जो कि नोटिस आने की संभावना रहता है। GST
रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक खाते की जानकारी देने के लिए अनिवार्य जीएसटी पोर्टल पर आपके बैंक खातों का सत्यापन होता है, यानी कि प्रूफ होता है। डेटा मिलान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी पोर्टल से प्राप्त टर्नओवर की जानकारी को आईटीआर में घोषित यानी कि आईटीआर में शो इनकम मिलता है। रिफंड, जीएसटी रिफंड केवल उसी बैंक खाता में आता है किसी, यानी कि आपका जीएसटी रिफंड आया तो उसी बैंक खाता में आएगा जो कि आप जीएसटी पोर्टल पर शो किए हैं। तो आप वो जीएसटी पोर्टल पर वो वैलिड माना जाता है। नोटिस मुक्त रहने के लिए व्यवहारिक अनुपालन टिप कुछ बताने जा रहे हैं कि आप कानूनी और आत्मविश्वास से अपने वित्त और प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आप इन सरल युक्तियों को पालन कर सकते हैं तब सभी इनकम घोषित करें। कहाँ? अपनी सभी इनकम, चाहे वो वेतन हो या ब्याज हो या संपत्ति की बिक्री से लाभ हो या व्यवसाय से इनकम हो, आपको अपनी आईटीआर में ईमानदारी से आपको शो कराना है। एआईएस और फॉर्म 26AS की जांच करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले अपने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सिकी शॉर्ट में इसको बोलते हैं एआईएस और फॉर्म्स 26AS को इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जांच करें। सुनिश्चित करें कि उसमें दिखाई गई सभी लेन देन रिकॉर्ड हमको मैच करता है डाटा, यानी कि हमारी ट्रांजैक्शन जो करते हैं बैंक स्टेटमेंट और अन्य डाटा से मैच करते हैं कि नहीं। अब दस्तावेज बना रखें। अब डॉक्यूमेंट इसको बनाए रखने के लिए बोलते हैं सभी बड़े लेन देन जैसे कि संपत्ति खरीदी बिक्री, ऋण या लोन हो, गिफ्ट प्राप्ति के हो के सहायता डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रॉपर्टी डील, लोन एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट बनाए रखें। सभी लेन देन जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि संपत्ति की खरीद बिक्री हो, लोन हो, गिफ्ट से प्राप्त इनकम हो के सहायता डॉक्यूमेंट यानी कि प्रॉपर्टी डीलर, लोन एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड आदि को संभाल करके अब रखें। 4 में नगद लेन देन से बचें। जहां पर संभव हो डिजिटल या बैंक हस्तांतरण यानी कि बैंक ट्रांसफ़र का उपयोग करें। यह लेन देन को पारदर्शी बनाता है, जैसे कि टीडीएस, एसएफटी रिपोर्टिंग से जुड़े समस्याओं से बचाता है। समय पर आप आईटीआर फाइलिंग करें। समय पर आप आईटीआर फाइलिंग करना सबसे अच्छा अनुपालन है। यदि आपको विसंगति होती है तो डिपार्टमेंट को ये अभियान पोर्टल के माध्यम पर समय स्पष्टीकरण दें। अब हम बताने जा रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोड लिमिट वो भी बताने जा रहे हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होगा। यूपीआई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिजिटल पेमेंट तरीका है। स्टैंडर्ड रोजाना की लिमिट हर यूजर के लिए हर दिन ट्रांजैक्शन में 1 लाख। हर ट्रांजैक्शन की लिमिट आमतौर पर नॉर्मल पेमेंट 1 लाख, बैंक लिमिट अगर अलग अलग हो सकती है, कुछ खास कैटेगरी के लिए बढ़ी हुई है। एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से कुछ पेमेंट में जैसे कि शिक्षा, हेल्थ केयर, सरकारी कलेक्शन, कैपिटल मार्केट के लिए यूपीआई लिमिट को बढ़ा करके हर दिन यानी कि 1 दिन में 5 लाख कर दिया है। ध्यान देने की बात यह है, एक बैंक पॉलिसी के आधार पर इससे की गई इंटरनल लिमिट सेट कर सकते हैं। हमेशा अपने बैंक से पता कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि IMPS
साल 2026 में IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, के माध्यम से अब फंड ट्रांसफ़र की अधिकतम सीमा और आमतौर पर प्रति लेन देन और प्रतिदिन 5 लाख रुपया है। हालांकि यह सभी सीमा विभिन्न बैंकों के आधार पर थोड़ी विभिन्न हो सकती हैं। IMPS की मुख्य जानकारी हम बताने जा रहे हैं कि अधिकतम सीमा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के निर्देशांक के अनुसार अधिकतम प्रमुख बैंक IMPS के लिए अधिकतम 5 लाख प्रतिदिन और प्रतिदिन की सीमा प्रदान करते हैं। कुछ बैंक जैसे HDFC के नए लाभार्थी यानी कि को जोड़ करके बाद में 24 घंटे के लिए 50,000 तक का सीमा लागू कर सकते हैं। उपलब्ध IMPS एक तत्काल भुगतान सेवा यानी कि 168 उपलब्ध है, जिसमें सप्ताहांत इनका सार्वजनिक छुट्टी भी शामिल है। गति फंड ट्रांसफ़र तुरंत यानी कि रियल टाइम होता है, जिससे यह उच्च मूल्य के तत्काल लेन देन के लिए एक लोकप्रिय तरीका बन जाता है। न्यूनतम राशि, अब न्यूनतम राशि क्या है? न्यूनतम लेन देन अमाउंट आमतौर पर 1 लाख यानी कि 1 रुपये से शुरू होता है। अब इसमें कितना फी लगता है, कितना शुल्क लगता है? IMPS लेन देन के लिए बैंक मामूली शुल्क लेते हैं, जो कि आमतौर पर 5 रुपया से 20 रुपया तक का हो सकता है। साथ ही GST भी लागू होता है। उदाहरण के लिए SBI में 25,000 रुपया से ऊपर लेन देन पर शुल्क लागू होते हैं, जबकि 25,000 तक ट्रांजैक्शन मुक्त है। चैनल यानी कि बैंक इस सेवा का उपयोग मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ATM और बैंक ब्रांच से के माध्यम से किए जा सकते हैं। आपको सटीक सीमाओं और शुल्कों यानी कि शुल्कों की पुष्टि के लिए अपने विशिष्ट बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बैंक अपनी नीतियों के आधार पर सीमा निर्धारित कर सकते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2026 के लिए मुख्य विवरण बताने जा रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कोई न्यूनतम या अधिकतम वैधानिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे यह बड़े मूल्य के फंड ट्रांसफ़र के लिए एक उपयुक्त विकल्प माना जाता है। UPI और IMPS की सीमाएं होती हैं। इसके कुछ मुख्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं। न्यूनतम सीमा यानी कि मिनिमम NEFT के माध्यम से मिनिमम 1 रुपये तक का हस्तांतरण यानी कि बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अधिकतम सीमा और मैक्सिमम बताने जा रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने NEFT लेन देन के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि बैंक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के आधार पर अपने ग्राहकों के लिए दैनिक या प्रति लेन देन पर ट्रांजैक्शन सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। ये सीमाएं आमतौर पर व्यक्तिगत खाते के लिए 10 लाख से लेकर कॉरपोरेट खातों के लिए 1 रुपया यानी कि कॉरपोरेट खातों के लिए 1 करोड़ या इससे भी अधिक हो सकते हैं। उपयोगिता यूटिलिटी NEFT उन उच्च मूल्य हाई वैल्यू हस्तांतरण यानी कि बैंक ट्रांसफ़र के लिए अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए विशेष रूप से उपयोगी क्या है? IMPS आमतौर पर 5 लाख रुपया सीमित है और UPI आमतौर पर 1 लाख रुपया सीमित है। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी में 5 लाख तक की दैनिक सीमाओं से अधिक होती हैं। अब उपलब्धता हम बताने जा रहे हैं कि एबिलिटी क्या है। NEFT सेवा 365 उपलब्ध है।
यानी कि 365 दिन उपलब्ध है। 168 365 दिन उपलब्ध है, जिसमें लेन देन बेंचों में हर 30 मिनट में संसाधित होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन। यदि कोई व्यक्ति बिना बैंक खाते एनईएफटी माध्यम से नकद यानी कि कैश जमा करके फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे लेन देन के लिए प्रतिदिन 50,000 निर्धारित यानी कि अधिकतम सीमा 50,000 निर्धारित किए हैं। बड़े फंड ट्रांजैक्शन के लिए योजना बनाते समय अपने विशिष्ट बैंक द्वारा निर्धारित सटीक दैनिक प्रति लेन देन सीमाओं की पुष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि बैंक की नीतियों और आपके खाते के प्रकार के आधार पर विभिन्न हो सकता है। कि अब हम बताने जा रहे हैं आरटीजीएस। अब आरटीजीएस इसमें बताने जा रहे हैं कि न्यूनतम सीमा आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये के कम के लेन देन के लिए ग्राहक एनईएफटी और आईएमपीएस का उपयोग कर सकते हैं। अधिकतम सीमा आरबीआई ने इसमें आरबीआई ने आरटीजीएस लेन देन के लिए कोई अधिकतम ऊपर सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत बैंक के अपने ग्राहकों की प्रोफाइल और लेन देन चैनलों ऑनलाइन ब्रांच के आधार पर अधिकतम दैनिक सीमाएं जैसे ऑनलाइन के लिए 50 लाख निर्धारित कर सकते हैं। उपलब्धता क्या है? आरटीजीएस सेवा 14 सितंबर 2020 में 168 और 365 दिन यानी कि 7 दिन 24 घंटा छुट्टियां सहित उपलब्ध हैं। प्रसंस्करण लेन देन प्रसंस्करण बताने जा रहे हैं कि लेन देन वास्तविक समय रियल टाइम और संकलन निपटान यदि व्यक्ति के रूप में बेंचों में नहीं के आधार पर संसाधित होते हैं, तो एक बार लेन देन पूरा हो जाने के यह अंतिम पर अपरिवर्तनीय होता है। अब बता रहे हैं कि इसका शुल्क क्या है, इसका फी क्या है आरटीजीएस का। 1 जुलाई 2019 से यानी कि 2029 से आरबीआई ने आरटीजीएस लेन देन के लिए अपने द्वारा लगाए जाने वाले प्रसंस्करण शुल्क माफ कर दिया गया है। बैंक ग्राहकों से ऑनलाइन आरटीजीएस लेन देन के लिए शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन बैंक ब्रांच के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन के लिए एक निश्चित ढांचे के भीतर शुल्क ले सकते हैं। अब आवश्यक जानकारी हम बताने जा रहे हैं कि आरटीजीएस में लेन देन शुरू करने के लिए ग्राहक को बैंक को भेजी जाने वाली राशि अमाउंट कितना भेजेंगे, डेबिट किए जाने वाले खाता की संख्या, किस अकाउंट में हम मतलब कि ट्रांसफ़र होगा और किस अकाउंट से कटेगा। डेबिट मतलब कटना होता है, कटेगा। लाभार्थी बैंक अकाउंट का ब्रांच नाम, प्राप्तकर्ता शाखा आईएफएससी कोड भी लगता है उसका। इसके बाद लाभार्थी ग्राहक का नाम, लाभार्थी ग्राहक खाता का संख्या। अधिक जानकारी पाने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक आधिकारिक वेबसाइट पर आरटीजीएस से संबंधित आप सवाल पूछे जाने वाले प्रश्न को आप देख सकते हैं। अब बताने भारत में इनकम विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के तहत कैश ट्रांजैक्शन नगद और बैंक में नगद जमा यानी कि बैंक में डिपॉजिट करने की सीमा तय की गई है। बैंक इन सीमाओं के ऊपर के लेन देन की रिपोर्ट इनकम टैक्स अधिकारी को देते हैं, जो एसएफटी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एसएफटी बोलते हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहा जाता है। मुख्य नगद यानी कि मुख्य कैश लेन देन, ये सीमा
फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 के लिए समान है और इनमें 2026 से कोई बदलाव नहीं है। बैंक में नगद डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इन बैंक। बैंकों में वित्तीय संस्थाओं बैंक में वित्तीय संस्थानों के एग्रीगेट कुल मिलाकर के कैश जमा की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। अब जैसे कि बचत खाता हो गया, सेविंग अकाउंट 10 लाख से अधिक, और चालू खाता हो गया है 50 लाख से अधिक, फिक्स डिपॉजिट हो गया है 10 लाख से अधिक। अब ध्यान देने की यह बात है कि यह केवल रिपोर्टिंग है, केवल टैक्स नहीं है। लेकिन यदि आपकी घोषित इनकम इन जमाओं से मेल नहीं खाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकते हैं और स्पष्टीकरण के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए देना पड़ सकता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि लेन देन सीमा, अदर कैश ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। एक दिन में नगद यानी कि कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन सेक्शन 269 ST आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में एक ही लेन देन या एक ही अवसर में इन्वेस्ट के लिए 2 लाख से अधिक नगद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नगद ऋण पूर्ण भुगतान, नगद ले लिए और इसका हम भुगतान करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, तो सेक्शन 269 कैपिटल SS एंड सेक्शन 269 T के तहत 20,000 से अधिक का ऋण या लोन को जमा डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट नगद लेना या चुकाना प्रतिबंध है। अब व्यवसाय में नगद खर्चा, व्यवसाय में नगद खर्चा सेक्शन 40 कैपिटल A क्लोज 3 में व्यवसाय के खर्चा के लिए एक दिन में एक व्यवसाय यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से अधिक का नगद भुगतान करने पर वह खर्च इनकम टैक्स में कटौती योग्य होता है। कि व्यवसाय में नगद व्यय, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 40 कैपिटल A क्लोज 3 में व्यवसाय के खर्च के लिए एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से अधिक भुगतान करने पर वह खर्च इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं मानी जाता है। अब बताने जा रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करना। यदि आप अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा अधिक नगद यानी कि कैश में चुकाते हैं तो बैंक इसकी रिपोर्ट करता है। अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख या इससे अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद या बिक्री की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। अब महत्वपूर्ण बातें हम इसमें एक बताने जा रहे हैं कि महत्वपूर्ण की क्या है। पैन अनिवार्य है। 50 लाख रुपये से अधिक किसी भी कैसे जमा करते हैं यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पैन नंबर। SFT रिपोर्टिंग यानी कि बैंक में अन्य संस्था इन बड़े लेन देन की जानकारी SFT यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 60 SFT रिपोर्टिंग बैंक और अन्य संस्था इन बड़े लेन देन की जानकारी SFT यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS और फॉर्म 26 AS में शो करते हैं, जिसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर देख सकते हैं। दस्तावेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, तैयार करके रखना। यदि आप वैध स्रोतों से बड़ी
नकद यानी कि बड़ी कैश जमा कर रहे हैं, तो जैसे कि संपत्ति हो गया बेचकर, कृषि आय हो गया बेचकर, तो सभी संबंधित डॉक्यूमेंट संभाल करके रखें ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्रोत बता सकें। इनकम टैक्स अधिनियम यानी कि सेक्शन 2069 एसटी के तहत 2 लाख से अधिक की नकद राशि प्राप्त करना प्रतिबंध है। यह नियम 2026 में लागू रहेंगे और इसका उल्लंघन करने पर प्राप्त राशि के बराबर 100% आपको जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 269 एसटी के तहत नगद लेनदेन की सीमा कैश ट्रांजैक्शन लिमिट कोई भी व्यक्ति या संस्था निम्न परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति से 2 लाख या उससे अधिक अमाउंट नकद स्वीकार नहीं कर सकती है। मिलाकर के इन ए सिंगल एक दिन में कुल मिलाकर के यदि आप एक ही व्यक्ति से एक दिन में विभिन्न लेन देन के माध्यम से कुल 2 लाख या 2 लाख से अधिक प्राप्त करते हैं तो यह उल्लंघन माना जाता है। एक ही लेन देन के लिए एक ही बिल या सौदे के लिए 2 लाख रुपया सबसे अधिक नगद प्राप्ति प्रतिबंध है, यानी कि कैश लेना प्रतिबंध है। एक ही घटना या अवसर से संबंधित लेन देन के लिए किसी एक विशेष अवसर पर जैसे कि शादी पार्टी से संबंधित भी भुगतानों को मिलाकर के यदि कुल राशि 2 लाख या अधिक होती है तो उससे नगद में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही भुगतान अलग अलग तरीकों से किया गया हो। अब हम इसका आपदा बताने के एक्सपेंशन। ये प्रतिबंध कुछ संस्थाओं पर लागू नहीं होता है, जिसमें शामिल हम बोल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार है, वो भी बैंक, कंपनी, डाकघर, बचत बैंक, सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, वे लेन देन जो विशेष रूप से सेक्शन 269 कैपिटल एस के तहत आते हैं, जो कुछ ऋण या जमा स्वीकार करना। अब हम इसका पेनल्टी क्या है, जुर्माना मतलब यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 269 कैपिटल एसटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे प्राप्त की गई पूरी नकद यानी कि कैश राशि बराबर 100% जुर्माना देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप 3 लाख कैश प्राप्त करते हैं तो जुर्माना 3 लाख होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी निर्देशांक के रूप में भी अधिक जानकारी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी निर्देशांक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 269 कैपिटल एस के तहत 269 कैपिटल ई 20,000 रुपये से अधिक ऋण या जमा लोन डिपॉजिट के नकद लेन देन को प्रतिबंध करती है। 2026 के लिए ये नियम लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। सेक्शन 269 कैपिटल एस यानी कि ऋण जमा स्वीकार करना। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 20,000 या उससे अधिक का ऋण जमा यानी कि लोन जमा करते हैं। विशिष्ट राशि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से संबंधित एडवांस कैश स्वीकार नहीं कर पाता है, यानी कि कैश स्वीकार नहीं कर सकता है। यह लेन देन केवल अकाउंट पे चेक
यानी कि अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग यानी कि NEFT, RTGS, UPI के माध्यम से किया जाना चाहिए। अब जुर्माना, इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर प्राप्त की गई कैश यानी कि अमाउंट 100% जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 269 कैपिटल टी, ऋण जमा चुकाना। कोई व्यक्ति 20,000 या इससे अधिक ऋण या जमा चुकाती है तो रीपेमेंट ब्याज सहित कैश में नहीं कर सकता है। चुकौती भी केवल अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। जुर्माना, इस धारा का उल्लंघन यानी कि इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर चुकाई गई जितना भी राशि है उस पर 100% आपको बराबर जुर्माना लगेगा।